नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है और जो टॉपिक है वो है अभिवचन के नियम। अभिवचन के जो नियम हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से अभिवचन करते समय उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अभिवचनों का निर्माण किया जाना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। क्योंकि वाद और मुकदमे की जो कार्यवाही है वो बहुत कुछ अभिवचनों पर निर्भर करती है, इसलिए अभिवचन के नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि न्याय प्रशासन की संपूर्ण कार्यवाही में अभिवचन का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिवचन की रचना एक कला है जो व्यापक अनुभव और सतत अभ्यास से अर्जित की जा सकती है। अभिवचन में एक एक शब्द का अपना अलग एवं महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए आवश्यक है कि अभिवचनों को बहुत सोच समझकर तैयार किया जाए तथा इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि उसमें अनावश्यक बातों का समावेश ना हो। अभिवचन के तथाकथित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ आवश्यक नियम बनाए गए हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जिसको हम ए कह सकते हैं, अभिवचन के मूलभूत नियम। दूसरा बी, अभिवचन के सामान्य नियम। अब हम इन दोनों की चर्चा विस्तार से करेंगे। अभिवचन के मूलभूत नियम क्या हैं? तो अभिवचन के मूलभूत जो नियम हैं उनको हम चार मुख्य भागों में बांट सकते हैं। और ये जो मूलभूत नियम हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 से उत्पन्न होते हैं और मुख्य रूप से ये सारवान तथ्यों के अभिकथन करने पर ही जोर देते हैं और ये बतलाते हैं कि साक्ष्य का अभिकथनों में नहीं किया जाना चाहिए। अब हम इनके संबंध में प्रत्येक के बारे में जानकारी करेंगे। तो नंबर 1 जो कहता है वो कहता है तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। प्रत्येक अभिवचन में तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट एंड नॉट लॉ। अभिवचन का प्रथम मूल नियम यह है कि अभिवचन में केवल तथ्यों पर घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए जिन पर वे अपने वाद या परिवाद को आधारित करते हैं। अभिवचनों में विधि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 में यह उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक अभिवचन में सूक्ष्म में केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों का ही कथन रहेगा जिन पर कि अभिवचन करने वाला पक्षकार अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर करता है। वादी को अपने वाद पत्र में केवल उन सारवान तथ्यों का विवरण देना है जिसमें प्रतिवादी को यह विदित हो जाए कि उसे किन बातों का सामना करना है। यह उल्लिखित है कि यह नियम केवल उस विधि के कथन की मनाही करता है जिसकी कि न्यायालय अधिसूचना लेने के लिए आबद्ध है। अर्थात विधि के बारे में अधिसूचना जिनको न्यायालय जानकारी होती है उनको अभिवचनों में नहीं लिखना है, केवल तथ्यों के और के बारे में ही अभिवचनों में उल्लेख किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वाद में वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथित नहीं किया गया कि संविदा अवैध थी। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि इस तथ्य को अभिवचन में लिखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि न्यायालय इस बात की न्यायिक सूचना लेने के लिए स्वयं आबद्ध है कि संविदा वैध है या अवैध है। इसी प्रकार एक अन्य वाद में वादी द्वारा संस्थित किए वाद के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने अन्य बातों का तो अभिकथन किया, परंतु यह अभिकथित नहीं किया कि वाद चलने योग्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि विधिक अभिवाक लीगल प्ली है जिसके अभिकथन किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार विधि का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हिंदू पुत्र अपने पिता के ऋण के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि वह ऋण अनैतिक अथवा अवैध न हो। तो ये बात साबित करने के लिए अभिवचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये सब के सब विधिक अधिसूचना है और इसको न्यायालय स्वयं लेने के लिए बाध्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का उल्लेख करने की आवश्यकता अभिवचनों में नहीं होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जिसका कि प्रथम अपवाद ये है, चूँकि विदेशी विधि और रूढ़ियाँ इनका उल्लेख अभिवचन में किया जा सकता है। चूँकि न्यायालय विदेशी विधि की न्यायिक सूचना जुडिशियल नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए उसका कथन अभिवचन में किसी अन्य तथ्य की भांति किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट प्रथाएं या व्यापारिक रूढ़ियाँ का भी अभिकथन अभिवचन में किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके संबंध में भी न्यायालय न्यायिक सूचना लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बातों को छोड़कर के केवल अभिवचन में तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। नंबर 2 जो बात कह रहा है वो ये है कि केवल सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। एक तरह से ये प्रथम नियम को ही आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि ये स्पष्ट किया गया है कि तथ्य भी कौन से, केवल सारवान तथ्यों का ही उल्लेख अभिवचन में किया जाना चाहिए। केवल सारवान तथ्यों का ही उल्लेख अभिवचन में होना चाहिए,
लेकिन सभी सारवान तथ्य इसमें लिखे जाने चाहिए। सारभूत तथ्य का अभिप्राय उन बातों से है जो संपूर्ण वाद हेतु को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक होते हैं। वाद हेतु, जिसको हम अंग्रेजी में कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, उन तथ्य के समूह को कहते हैं जिसको प्रतिवादी द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वादी को न्यायालय से अपने पक्ष में निर्णय पाने के लिए साबित करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वाद हेतु उन आवश्यक तथ्यों का समूह है जिसको साबित करना वादी के लिए अपनी सफलता के हेतु सर्वथा अनिवार्य है। वे तथ्य जो वादी के दावे या उसके प्रतिवाद के लिए प्रतिस्थापित करना आवश्यक नहीं है, वे तथ्यहीन हैं, तत्वहीन हैं और उन्हें अभिवचन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तात्विक तथ्य से यह बात ज्ञात होती है कि पूर्णवाद हेतु बनाने के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एक भी तात्विक तथ्य के लोप से वाद हेतु अपूर्ण हो जाता है और कथन या वादपत्र दोषपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार ये जरूरी है कि सभी सारवान तथ्यों को अभिवचन में लिखा जाए। अभिवचन का ये स्थापित नियम है कि यदि कोई पक्षकार किसी सारवान तथ्य का अभिवचन करने में चूक करता है तो वह उस तथ्य का साक्ष्य विचारण पर नहीं दे सकेगा, और यदि उसने लापरवाही से ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत भी कर दिया है तो उस पर न्यायालय कोई विचार नहीं करेगा जब तक कि उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन संशोधित करने की न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं मिलती है। तो आप इस बात से आपको जानकारी हो गई होगी कि सारवान तथ्यों को लिखा जाना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सारवान तथ्य आपने अभिवचन में नहीं लिखे तो बाद में जब तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 6 नियम 17 के तहत उनको संशोधन करने की एप्लीकेशन स्वीकृत नहीं होगी, तब तक ऐसे सारवान तथ्यों के संबंध में किसी तरह का कोई भी साक्ष्य न्यायालय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा जो मूलभूत नियम है वो ये कहता है सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, साक्ष्य का नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि सारवान तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, साक्ष्य का उल्लेख एविडेंस का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अभिवचन का यह तीसरा मूलभूत नियम है कि अभिवचन में सारवान तथ्यों का ही उल्लेख होना चाहिए, उस साक्ष्य का नहीं जिसके द्वारा उन्हें सिद्ध करना है। साक्ष्य जिससे मूल तथ्य सिद्ध किए जाते हैं उनका अभिवचन में कोई स्थान नहीं है। यह नियम अभिवचन में साक्ष्य का कथन करने का विरोध इसलिए करता है क्योंकि साक्ष्य का अभिकथन करने की अनुमति देने से कथनों के ब्यौरे डिटेल्स ऑफ स्टेटमेंट की कोई सीमा नहीं होगी, जिससे अभिवचन का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उन सारवान तथ्यों को जिन पर कोई पक्षकार अपने वाद या प्रतिवाद को आधारित करता है फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है, अर्थात वे तथ्य जिन्हें सिद्ध करना होता है। अभिवचन में उन्हीं का उल्लेख किया जाता है। वे साक्ष्य या तथ्य जिनके द्वारा उनको सिद्ध किया जाता है उन्हें फैक्टा प्रोबेंशिया कहा जाता है, अर्थात वे साक्ष्य संबंधी तथ्य हैं। अभिवचन में इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे विवादित या विचारणीय तथ्य नहीं हैं।
वे केवल संगत तथ्य हैं जिन्हें विचारण में सिद्ध किया जाएगा। तो केवल सारवान तथ्य का ही उल्लेख होगा, साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने दीवान सिंह बनाम ओम प्रकाश के वाद में ये कहा, जिसमें कि वादी ने प्रतिवादी किराएदार की बेदखली के लिए वाद संस्थित किया। इसमें प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि वादी ने वाद पत्र में इस बात का अभिकथन नहीं किया था कि वादी ने उस मकान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त किया था। कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि उक्त बात साक्ष्य का विषय थी, अतः वाद पत्र में उसका उल्लेख न किया जाना उचित है, जो कि मूलभूत नियम 3 के अनुरूप है। लेकिन इस मूलभूत नियम 3 के भी अपवाद हैं, जिनमें कि ये कहा गया है कि वहाँ साक्ष्य का उल्लेख किया जाना जरूरी है। ऐसे जो मामले हैं उनमें रिट याचिका और चुनाव याचिकाओं के संदर्भ में उनको देखा जा सकता है। बूटा सिंह बनाम शेर सिंह AIR 1994 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि इस प्रकार की चुनाव याचिकाओं में अभिकथित किए गए तथ्यों के समर्थन करने वाले साक्ष्य का भी अभिकथन किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में चुनाव में हारे हुए याची द्वारा प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध बूथ कैप्चरिंग आदि के आरोप लगाए गए थे, परंतु उससे संबंधित किसी प्रकार के साक्ष्य का अभिकथन नहीं किया गया था। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बूथ कैप्चरिंग आदि तथ्यों से संबंधित साक्ष्य का दिया जाना आवश्यक था। तो इसका भी एक अपवाद देखने को मिलता है। अब जो अंतिम जो मूलभूत नियम है वो ये कहता है कि तथ्यों का संक्षिप्त कथन किया जाना चाहिए। अभिवचन के मूलभूत नियमों का चौथा और अंतिम नियम यह प्रतिपादित करता है कि अच्छे अभिवचन के लिए आवश्यक है कि उसमें तथ्यों का संक्षिप्त कथन तो किया जाए, किंतु ऐसे कथन को साथ ही साथ सरल भाषा में यथार्थता और निश्चितता के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छे अभिवचन को न केवल संक्षिप्त होना चाहिए बल्कि यथार्थ एवं निश्चित भी होना चाहिए। यद्यपि संक्षिप्तता अभिवचन की आत्मा है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में यह भी निर्धारित किया कि स्पष्टता और निश्चितता को संक्षिप्तता की बलिवेदी पर न्यौछावर नहीं कर दिया जाना चाहिए। समुचित मामलों में अभिवचन विस्तृत और लंबा भी हो सकता है। यदि घटनाएं ऐसी हैं जिनका विस्तार से उल्लेख किया जाना आवश्यक है, तो ऐसी घटनाओं का उल्लेख अभिवचन में विस्तार से ही किया जाना चाहिए, किंतु साथ ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि अनावश्यक बातों को अभिवचन में स्थान प्राप्त न हो जाए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अभिवचन के मूलभूत नियम क्या हैं। अभिवचन के मूलभूत नियमों को 4 भागों में बांटा गया है और अभिवचन के जो सामान्य जो नियम हैं उनमें भी बहुत सारे नियम रखे गए हैं। तो सामान्य नियमों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप इसके बारे में विस्तार से एक आंसर इसका बनाएं और अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे कि परीक्षा में आपको ये काम में आएगा। धन्यवाद।